स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 हिस्ट्री का, मैन एज अ फार्मर एंड हर्डर। तो उसमें हम ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ लिया था और न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैन फार्मर और हर्डर के रूप में हो चुका था, सेटल हो चुका था, सेटल लाइफ जीने लग गया था। तो अब हम अपना जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग भी बुक में देखिए पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। द अर्ली विलेजेस। फ्रॉम सेटल्ड लाइफ रोज अर्ली विलेजेस वेयर मैनी फैमिलीज chose to live together for mutual cooperation and better protection. In villages, they lived in family and cultivated land. They learned how to grow rice and barley, vegetables, fruit and cotton. They settled in groups beside a river or a lake. Many such settlements have been discovered in various parts of India, especially in the Malabar region. तो अब मैन जो एक सेटल लाइफ रह रहा है, अब वो ग्रुप्स में रहने लग गया था। विलेजेस सेटअप हो गए थे, वो विलेजेस में अपनी फैमिलीज़ के साथ रहता था, इकट्ठे रहता था, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिल करके वर्क कर सके और बेटर प्रोटेक्शन के लिए वो साथ में रहते थे। मैन ने कई सारी क्रॉप्स ग्रो करना सीख लिया था। अब वो राइस, बार्ले, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, कई चीज़ों की फार्मिंग करने लग गया था। किसी भी रिवर या लेक के साइड में वो लोग बस जाते थे और ग्रुप्स में रहते थे। ऐसे कई रीजन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, स्पेशली मालाबार रीजन में उसके ट्रेसेस मिले हैं। ट्राइब्स, देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। द अर्ली विलेजेस वर वेरी स्मॉल and usually 2 to 3 generations lived together in these villages. Most of the family were related to each other and a group of such family formed a tribe. तो जो पुराने विलेजेस थे वो बहुत छोटे होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, उसमें 2 या 3 जनरेशन ही होती थी और ज़्यादातर फैमिलीज़ जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती थी, एक दूसरे के रिलेशंस होते थे। और इन सबको, इन ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ को मिला करके, ये रिलेटेड फैमिलीज़ को मिला के एक ट्राइब बनता था, एक कबीला बनता था। दीज मेंबर्स ऑफ द ट्राइब फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस सच एज फूड गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। कई तरह के ऑक्यूपेशंस ये फैमिली मेम्बर्स करते थे, परस्यू करते थे, जैसे कुछ हर्डिंग, हंटिंग, फिशिंग, इस तरह के कामों में ये लोग लगे हुए थे। वुमेन ऑफन डिड द फार्मिंग including preparation of the ground, sowing seeds, growing plant and reaping the grain. Men usually led large herds of cattle in search of pasture. There were certain jobs like making pot and tools, erecting herds, etc., which were done by both men and women. तो जो इस ट्राइब्स की जो वुमेन होती थी वो अक्सर फार्मिंग के वर्क करती थी, जैसे प्लोइंग द फील्ड, देन सोइंग द सीड्स एंड देन कटिंग द क्रॉप्स, दिस काइंड ऑफ वर्क्स। और जो मेन होते थे वो अपने कैटल को, अपने एनिमल्स को लेकर के जाते थे इन सर्च ऑफ पास्चर्स। और कुछ वर्क जैसे कि टूल्स या पॉट्स बनाना या हट्स बनाना, ये दोनों ही मैन वुमेन मिलकर के इन वर्क्स को कंप्लीट करते थे। चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प देयर फैमिली बाय लुकिंग आफ्टर प्लांट्स एंड ड्राइविंग आउट द एनिमल्स that might eat or destroy the growing plants. All members of family, men, women and children took part in the festivals like singing and dancing. Even children भी अपने families को help करते थे छोटे छोटे वर्क्स में, जैसे कि प्लांट्स का ध्यान रखना या अपने कैटल का ध्यान रखना। और ये सारे फैमिली मेम्बर्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, मिल करके सिंगिंग, डांसिंग, इस सब में पार्टिसिपेट करते थे। In order to make the community life smooth, there had to be a leader in the village who could give commands to others. Such a leader, generally the oldest man, though sometimes strongest among them, acted as a leader. अब इस कम्युनिटी में, इस गैदरिंग में इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चले, उसके लिए एक लीडर ये लोग अपना डिसाइड कर लेते थे, एक लीडर इलेक्ट कर लेते थे, और जो दूसरों को कमांड करता था, गाइड करता था सभी वर्क्स में। और वो लीडर जनरली द ओल्डेस्ट मैन को वो सेलेक्ट करते थे, या फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो उसे अपने में से एक स्ट्रॉन्गेस्ट या ओल्डेस्ट पर्सन को वो अपना लीडर
सेलेक्ट करते थे। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। The march from the old stone age to the new stone age, as we call it, was a process of gradual evolution. That is, an improvement in the technique of living with such discoveries as that of fire and cultivation of crop. But one major discovery that proved a vital leap in the direction of modern civilization was the discovery and use of metal. In India, the first metal discovered by our ancestor was copper, followed by zinc and tin. Bronze, an alloy obtaining by mixing copper with tin, was used for making tools, weapons and utensils. तो स्टूडेंट, ये जो ओल्ड स्टोन एज से लेकर के न्यू स्टोन एज तक की जो जर्नी थी, ये एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन है। धीरे धीरे जो मैनकाइंड है वो डेवलप हुई, टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट आई। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, जैसे कि फायर है और क्रॉप्स कल्टीवेशन, जिससे कि मैन की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए। बट एक और मेजर डिस्कवरी, एक और ख़ास जो चीज़ है वो है डिस्कवरी ऑफ यूज़ ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स का यूज़ करना। सबसे पहले जो मेटल डिस्कवर किया गया, फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर हुआ वो था कॉपर। उसके बाद जिंक और टिन की डिस्कवरी हुई। देन एक अलॉय ब्रॉन्ज, जो कॉपर को टिन के साथ मिला करके अलॉय बनाया गया, वो यूज़ किया गया अलग अलग टूल्स, वेपन्स और यूटेंसिल्स बनाने में। द मेटल एज इन इंडिया इज़ वेल मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ कॉपर एंड सब्सिक्वेंटली ऑफ ब्रॉन्ज। तो ये मेटल एज में कॉपर का यूज़ बहुत किया गया और बाद में ब्रॉन्ज का। Axes and knives made of copper and bronze have been found in many places in South India. This age is therefore called the Copper Age or the Bronze Age. Brahmgiri in Mysore and Navada Toli on the Narmada are some of the sites where copper and bronze implements have been discovered. Then there was Iron Age in India. The Aryans used iron in so many ways. तो स्टार्टिंग में जो कॉपर और ब्रॉन्ज डिस्कवर हुए, इसका काफ़ी यूज़ किया गया नाइफ्स में और कई टूल्स बनाने में, और उसके काफ़ी एविडेंसेस साउथ इंडिया में मिले हैं, और इसीलिए इस एज को कहा गया कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज। इसके बाद कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज के बाद आई आयरन एज। इसमें आर्यंस ने, जो आर्यंस इंडिया में आकर रहने लगे थे, उन्होंने आयरन का यूज़ किया डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीक़ों से आयरन का यूज़ किया। The discovery and use of metal is an event of great importance in the history of mankind. Metals were definitely more durable than stone, so they could be used for making stronger tools and implements. तो ये जो मेटल्स की डिस्कवरी थी, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। इन मेटल्स के जो वेपन्स बनते हैं वो नेचुरली स्टोन के बने हुए वेपन से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और बहुत ही बेटर है। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, रिलीजियस फेथ्स। इन द ओल्ड स्टोन एज, मैन वॉज ऑलवेज बिजी इन गैदरिंग हिज फूड एंड हंटिंग एनिमल. He had no time to think about religion. But in the Chalcolithic age, things had greatly changed. He began to worship the benevolent powers of nature like the sun god, the sky god and the earth goddess. Priests offered prayer and sang hymns in their praise. Death was still a mystery. Some regarded it as a journey into other world from where nobody ever returned. The dead men were buried with all such things that a man would need during his long journey. तो स्टूडेंट, जो ओल्ड स्टोन एज थी, उस समय में मैन सिर्फ हंटिंग में लगा हुआ था। उसके पास बिल्कुल ये समय नहीं था कि वो रिलीजन के बारे में सोचे। लेकिन चाल्कोलिथिक एज में चीज़ें बदल चुकी थी और यहाँ पर जो मैन है वो डिफरेंट नेचर की पावर्स को प्रे करने लग गया था, वर्शिप करने लग गया था, जैसे सन, सूर्य देवता की, पृथ्वी की, स्काई, इनको वो वर्शिप करने लग गया था। इनकी प्रेयर में वो डिफरेंट हिम्स भी सॉन्ग सिंग करता था। लेकिन डेथ इस समय में भी मैन के लिए एक मिस्ट्री थी। वो लोग ये समझते थे कि जो डेथ है वो एक जर्नी है एक दूसरे वर्ल्ड की, जहाँ से मैन कभी वापस नहीं आता।
तो डेथ वॉज स्टिल अ मिस्ट्री इन दिस एज। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी केस स्टडी में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।